हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज लेकर हम उपस्थित हुए हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने जीके जीएस का 50 क्वेश्चन करवा दिए थे और पार्ट 2 में है साइंस के 50 प्रश्न। आइए देखते हैं साइंस के 50 प्रश्नों को। और यह प्रीवियस ईयर परीक्षा 2014 का है। किसका है? 2014 का है। और देखते हैं पहला प्रश्न साइंस का। यू के प्रत्येक नाभिक के विखंडन में मुक्त होने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होती है? तो पहला क्या है? 200 और दूसरा है 200 जूल, तीसरा है 200 मीटर वोल्ट और चौथा है 200 केल्विन वोल्ट। तो यू के प्रत्येक नाभिक के विखंडन में मुक्त होने वाली ऊर्जा कितना होगा? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन में 200 मतलब इसका ये आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु भट्ठी में कैडमियम की छड़ों का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, पहला शीतलक के रूप में, तीसरा है ऊष्मा विनिमय के रूप में, चौथा नाभिकीय विखंडन के नियंत्रण करने के रूप में। तो परमाणु भट्ठी में कैडमियम की छड़ों का क्या कार्य है? तो परमाणु भट्ठी में जो नाभिकीय के विखंडन को नियंत्रित करने हेतु कैडमियम रॉड का इस्तेमाल न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में आ जाता है। न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों के स्रोत को राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर एक नहीं होगा क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन स्रोत के रूप में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित रखने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये 27 क्या है? परमाणु भार है। और ये 13 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। तो इस परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 14। तो यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। एल्युमिनियम में के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या होगा? प्रोटॉन संख्या अभी हमने बताया। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस 13 बराबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्या है? एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में क्या सही नहीं है? एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में क्या नहीं सही है? तो पहला है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में होती है। दूसरा क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। तीसरा है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। चौथा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में क्या नहीं सही है? तो यहाँ है मतलब क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्रों के रूप में होती है, ये भी सही है। दूसरा क्या? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। तीसरा क्या? चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर उस बिंदु क्षेत्र की तीव्रता बताती है। चौथा क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये कभी नहीं काटती है, तो सही है। यानी कि गलत यही सी वाला सही है। तो इसके क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार के द्वारा 2 विद्युत बल्बों प्रत्येक 100 वाट का एवं 2 विद्युत पंखों प्रत्येक 200 वाट का उपयोग प्रतिदिन 5 घंटे किया जाता है। तो 30 दिन की अवधि में कुल विद्युत उपभोग कितना होगा? तो 2 विद्युत बल्ब प्रत्येक कितना है? 100 वाट का यानी कि 200 वाट का, और 2 विद्युत पंखों प्रत्येक 200 का यानी कि 400 वाट का उपयोग प्रतिदिन 5 घंटे किया जाता है। तो बल्बों की कुल सामर्थ्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 200, क्योंकि 2 विद्युत बल्ब है तो यहाँ पे हो जाएगी 200, और पंखों की तो हो जाएगी 400। 200 और 400 हो गया, तो सभी उपकरण की कुल सामर्थ्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और एक दिन
एक दिन में कितना घंटा, 5 घंटा, तो 5 से गुणा हो जाएगा। और कितने दिन, 30 दिन, तो 30 से जब गुणा हो जाएगा तो 6 5 30, ये 3000 हो गया। फिर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 3 9, तो यानी कि हो जाएगा 90,000 किलो घंटा। तो यह 90 किलो घंटा यूनिट के हो जाएगा, 90 किलो घंटा यूनिट हो जाएगा। 1000 से भाग करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 यूनिट। यहाँ आइए हल देखते हैं। बल्बों की कुल सामर्थ्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 200। पंखों की कुल सामर्थ्य ऊर्जा 400। और सभी उपकरण की कुल सामर्थ्य ऊर्जा हो जाएगी 4 और 200 कितना हो जाएगा, 600। तो व्यय ऊर्जा कितना हो जाएगा, 5 घंटा प्रत्येक चलता है, 600 हो गया। और 30 दिन के लिए तो ये हो जाएगा 90,000 वाट घंटा। इसको जब किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो किलो वाट में हो जाएगा, तो आएगा 90 किलो वाट घंटा, यानी कि 90 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश के नीले रंग का कारण पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान गैसों के अणुओं से सूर्य की किरणों का क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, परावर्तन, दूसरा है उपवर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा है प्रकीर्णन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आकाश के नीले रंग का कारण वायुमंडलीय गैसों द्वारा प्रकाश की किरणों का क्या है, तो क्या है, यहाँ पर हो जाएगा प्रकीर्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में टर्मिनल x और y के मध्य परिणामी प्रतिरोध है। x और y इसके बीच ऐसा है, तो 2 ओम और 2 ओम 2 ओम ऐसा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 6 ओम 3 ओम 3/2 ओम और 2/3 ओम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 और अंतिम प्रतिरोध R2 किस है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे देखेंगे दो प्रतिरोध किस में है, समांतर, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में हो जाएंगी। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, 1 ओम। इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, 1, तो 1 और 2 ओम क्या हो जाएगा, 1, इन दोनों का हो जाएगा 1, तो 1 और 2 ओम क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3, आ जाएगा कितना, 3 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जोड़ लिया जाता है। आइए हल देखते हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1 ओम। और ये R1 जो है और अंतिम प्रतिरोध 2 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, R1 + 2, तो यहाँ R1 कितना निकला, 1 निकला, और 2 प्लस जाएगा 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत ताप पर रखे गए धातु के तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर। पहला ऑप्शन क्या है, लंबाई पर, दूसरा काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक के रंग पर, चौथा है तार के पदार्थ पर। तो किस पर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, तो यह जो है चालक के रंग पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे करता है, काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी एफ के उत्तल लेंस को इस प्रकार रखा गया है कि सूर्य की किरणें इसकी सतह पर लंबवत पड़ती हैं। यदि लेंस की दूसरी ओर रखा गया एक कागज़ का टुकड़ा जलने लगे तो कागज़ की लेंस से दूरी कितना होगा, डी ज़्यादा होगा एफ से, दूसरा है डी कम होगा एफ से, तीसरा है डी बराबर होगा एफ के, चौथा डी बराबर होगा 2f के। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे क्या होता है ये मतलब कथन के अनुसार होगा, सूर्य से आती हुई जब किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस पर केंद्रित हो जाएगी, जिससे फोकस पर तापमान ऊंचा हो जाएगा और कागज़ जलने लगेगा, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक मोटर गाड़ी में उसके पीछे का दृश्य देखने हो तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर विद्यमान एक बस मोटर गाड़ी के ड्राइवर की 1 मीटर की दूरी पर प्रतीत होता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है 2.5, दूसरा है 1.25, तीसरा है 1.66, चौथा है 2 मीटर। तो क्या होगी हो जाएगा 2.5 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए सॉल्व देखते हैं। u बराबर कितना हो जाएगा,
-5 मीटर और v बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो f ज्ञात करना है, तो f बराबर क्या होता है 1/u + 1/v। तो यहाँ पे v कितना है 1 और u कितना है मतलब 1 -5 है, तो 1/-5 हो जाएगा। तो 5 और ये 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, यानी कि 1/1 - 1/5। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया 4/5। यह बराबर क्या हो जाएगा, यह इसको सही करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 5/4 मीटर। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर 2 × f। तो यहाँ 2 × 5/4, 4 से 2 से काटेंगे आ जाएगा 5/2 आ जाएंगे, 2 से भाग करेंगे 2/5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध x का मान क्या होगा। अज्ञात प्रतिरोध, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है अज्ञात प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब कौन सा फार्मूला क्या है, ऑप्शन क्या है 25 ओम, दूसरा है 50 ओम, तीसरा 75, चौथा 0। तो यहाँ पे जो है 10 और 20 50 25 और यहाँ x निकालना है। तो यह किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S हो जाएगा। तो यहाँ पे P कितना है, P की हो जाएगा 10 और Q कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा P/Q यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 50 बराबर 50 बटे यहाँ कितना है 25 प्लस यहाँ x मान लेते हैं, x को x मान लेते हैं। तो 10 बटे मतलब ऐसा हो जाएगा 10/20 बराबर 50/25 प्लस x। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ नहीं तो भाग कर दें, ऐसे कर दें, तो इसका जब 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस x, और इसका 2 में 50 है तो 100 आ जाएगा। तो x बराबर 100 - 25 आ जाएगा 75 ओम। राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में 36 से 45 अंश पर दागी गई गोली का पथ क्या होगा। पहला क्या है सरल रेखीय, दूसरा है वृत्ताकार चाप, तीसरा है परवलयीय, चौथा अति परवल है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में 36 से 45 अंश पर दी गई गोली का पथ जो है हमेशा परवलयाकार होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट प्रक्षेपण आधारित होता है किस पर। न्यूटन के प्रथम नियम पर, दूसरा न्यूटन के द्वितीय नियम पर, तीसरा है न्यूटन के तृतीय नियम पर, चौथा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है, तृतीय न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। पृथ्वी की सतह से टकराने वक्त गेंद का वेग क्या होगा। पहला है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 14 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 7√2 मीटर पर सेकंड, तीसरा 14√2 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर बी निकलेगा। आइए सॉल्व देखते हैं। u बराबर क्या हो जाएगा 0, h बराबर क्या है 10, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड। तो v ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। तो v स्क्वायर कितना ज्ञात करना है, u क्या है 0 है और 2 है, 2 से गुणा फिर g का मान 9.8 और 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 आ जाएगा। 98 गुणे क्या हो जाएगा 196। तो 196 किसका वर्ग है, तो 14 का वर्ग है। तो v बराबर क्या आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति g/2 त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में जो भार अनुभव करेगा वह बराबर किसके होगा। पहला है 25 ग्राम किलोग्राम, दूसरा है 50 ग्राम किलोग्राम, तीसरा 75 ग्राम किलोग्राम, चौथा है 100 किलोग्राम पर ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 ग्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए देखते हैं साहब ए बराबर क्या होता है g/2 मीटर पर सेकेंड। ए बराबर क्या है g/2 मीटर से, त्वरण g/2 है। यम क्या है 50 ग्राम है। गिरते लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है mg माइनस ma। तो यहाँ यम कॉमन ले लेंगे, g माइनस ए हो जाएगा। तो यम कितना है 50 है और जी का मान नहीं दिया है और ए का मान दिया g/2 दिया है। तो यहाँ पे जब एक एलसीएम लेंगे तो 2g माइनस जी, तो 2g में से एक जी चला जाएगा, g हो जाएगा और मतलब g/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से जब काट देंगे 2 से काट देंगे 25, तो यहाँ 25g किलोग्राम आ जाएगा। राइट आंसर 25g किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रुपये के सिक्के की परिध पर एक चिन्ह लगाकर इसे कमरे के फर्श पर लुढ़का दिया जाता है। तो सिक्के पर लगे चिन्ह का पथ क्या होगा। पहला है सरल रेखीय, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है परवलयाकार, चौथा चक्राकार। तो एक सिक्के की क्या किया जाता है, 1 रुपये के सिक्के की परिध पर एक चिन्ह लगाकर उसके कमरे के फर्श पर लुढ़का दिया जाता है। तो इसके सिक्के पर लगे चिन्ह का जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष बची आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कार की औसत चाल क्या होगा। पहला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर बी हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं सॉरी, माना कुल दूरी कितना है 2x किलोमीटर है। 2x प्रथम आधी दूरी x तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x/60 घंटे, और शेष आधी दूरी x तय करने में x/30 घंटे हो जाएगा। तो कुल दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, x/60 प्लस 1/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। तो यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा x/20 घंटे आ जाएंगे। और औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना था 2x था और कुल समय कितना हो जाएगा x/20। तो 20 ऊपर चला जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बांध से टरबाइन के पहिए पर पानी गिरा कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या होगा। पहला है स्थितिज, फिर उसके बाद गतिज, फिर घूर्णन, फिर वैद्युतिक। तीसरा गतिज, स्थितिज, घूर्णन, वैद्युतिक। तीसरा है स्थितिज, घूर्णन, गतिज, वैद्युत। चौथा गतिज, वैद्युत, घूर्णन, स्थितिज। तो इस सही क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा स्थितिज होगा, फिर गति करेगा, फिर घूर्णन करेगा, फिर वैद्युतिक होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि एक रेखीय गति कर रहे एक कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जिस अनुपात में परिवर्तित होगी वह क्या होगी। पहला 1:1, दूसरा 2:1, तीसरा 3:1, चौथा है 4:1। तो क्या होगी ये हो जाएगा 4:1 के अनुपात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व का। संवेग दोगुना होने पर केवल वेग बदलेगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तो mv स्क्वायर बराबर m2v1। m2 बराबर क्या होता है, m2v1। और k1 बराबर क्या होगा, 1/2 mv1 स्क्वायर। तो k2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv2 स्क्वायर। और k2 1/2। और यहाँ पे v2 का मान कितना है, 2v1 है। तो ये 2v1 रख दिए तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 और 2 तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में प्रकाश का बेग क्या होगा। पहला ऑप्शन c+म्यू, दूसरा है c-म्यू, तीसरा है म्यू c, चौथा है c/म्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा b बराबर c/म्यू। राइट आंसर c/म्यू हो जाएगा। देखते हैं, माना म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, v है। तो शुद्ध निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू बराबर क्या होता है c/b, और इस v उधर करेंगे तो c/म्यू हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मरीज की दृष्टि ठीक करने के लिए डॉक्टर -2.5 डायोप्टर शक्ति का लेंस उपयोग करने की सलाह देता है। लेंस की फोकस दूरी और किस्म क्या है? पहला है 2.5 मीटर अवतल लेंस है, दूसरा 2.5 मीटर उत्तर, तीसरा 0.4 मीटर अवतल, चौथा 0.4 मीटर उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर और उत्तल। राइट आंसर डी हो जाएगा जी। लेंस की क्षमता बराबर डायोप्टर में क्या होता है? एक बटा लेंस की फोकस दूरी होती है, एक बटा लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व क्या होगा। लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? बराबर एक बटा लेंस की फोकस दूरी मीटर में। तो यहाँ लेंस की क्षमता क्या कर दिए हैं? डायोप्टर में है, डायोप्टर में रख दिए, तो 1/F बराबर हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे कन्वर्ट तो -5/2 के रूप में आ जाएगा। तो 1/F बराबर क्या होता है? 1/F बराबर -5/2। तो F बराबर क्या हो जाएगा? -2/5। इसको जब 5 से भाग करेंगे तो आएगा -0.42 मीटर। राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग से संचरित करती हुई एक प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। इसकी आवृत्ति क्या होगी? पहला 14.4 × 10⁻11 हर्ट्ज, दूसरा 4 × 10⁻4 हर्ट्ज, तीसरा 4.10⁻14 हर्ट्ज, चौथा है 14.4 × 10⁻1 हर्ट्ज। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻4 हर्ट्ज। राइट आंसर बी हो जाएगा। वी बराबर क्या है? 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति यानी कि प्रकाश की चाल है, और लेमडा बराबर कितना है? 6 एंगस्ट्रॉन। तो यन ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? वी बराबर यन लेमडा। क्या होता है सूत्र? यन लेमडा। तो यहाँ पे यन बराबर क्या होगा? यन ज्ञात करना है तो आ जाएगा वी बटा लेमडा। तो वी का मान 24 × 10⁸ और यहाँ लेमडा का मान 6000 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻4 हर्टेज आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻4 हर्टेज। प्रकाश की एक रश्मि 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की एक पट्टिका को पार करने में 1 नैनोसेकंड का समय लेती है। कांच की पट्टिका की मोटाई कितनी है? पहला है 20 सेंटीमीटर, दूसरा 30, तीसरा 45, चौथा है 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखते हैं सॉल्व कैसा है। कांच की पट्टिका में प्रकाश की चाल कितनी क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर से। तो कांच में अपवर्तनांक क्या होगा? 1.5 होगा, और 1.5 बराबर क्या होता है? 3/2। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो सूत्र से क्या हो जाएगा? 3/2 अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की गति। तो यहाँ पे हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और वहाँ पे हो जाएगा प्रकाश की गति। तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष बनने का कारण सूर्य के प्रकाश की किरणों का वायु में विद्यमान पानी की बूंदों में से क्या है? पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा ऋज रेखीय गमन। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर सी हो जाएगा। तनाव के लिए समान घनत्व और यल लंबाई की एक डोरी दो लूपों में कंपन करती है। डोरी की लंबाई और घनत्व नियत रखते हुए से एक लूप में कंपन कराने के लिए आवश्यक तनाव क्या है? पहला है 2T, दूसरा है 4T, तीसरा T/2, तीसरा T/4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? T2/4। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है? N/N2 का होल स्क्वायर बराबर T1/T2 होता है। तो यहाँ पे N2 बराबर क्या होता है? 2N1। ये प्रश्नानुसार है, N बराबर 2N1 होता है। तो N2 के स्थान पे 2N1 रख देंगे। तो और तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 N1 कैंसिल हो जाएगा। T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे
T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2/4 हो जाएगा। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? पहला है लिटमस, दूसरा हल्दी, तीसरा वैनिला संत, चौथा है पिटूनिया की पंखुड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि दोष विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, जो वैनिला संत अम्ल क्षार सूचक में रूप में करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? पहला है नींबू का रस, दूसरा मानव रक्त, तीसरा चूने का पानी, चौथा प्रति अम्ल। तो यहाँ पे अम्लीय प्रकृति के रूप में क्या है, नींबू का रस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? पहला है उच्च ऊष्मीय चालकता, दूसरा उच्च विद्युत चालकता, तीसरा तन्यता, चौथा उच्च गलनांक। तो इसमें से कौन कौन से उत्तरदायी हैं? तो जो एल्युमिनियम धातु में क्या होता है, उच्च ऊष्मीय चालकता तथा उच्च गलनांक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च ऊष्मीय चालकता। राइट आंसर 1 और 4, यहाँ पे 1 4 कहाँ पे है, तो डी वाले में, तो डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं? पहला है Cu, दूसरा Au, तीसरा Zn, चौथा Ag। तो इनमें से कौन प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag और Au दोनों जो है प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। Ag Au, तो Ag क्या है, सिल्वर है, Au गोल्ड है। तो 2 और 4, राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में लंबे समय तक एक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? पहला है Ag3n, दूसरा Ag2O, तीसरा है Ag2S, चौथा Ag2S तथा Ag3n। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Ag2S का निर्माण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ag2S। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तारों पर प्रतिरोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला एक प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा है? पहला है सल्फर, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा PVC, चौथा सभी को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे विद्युत तारे के ऊपर एक प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में पॉलीविनाइल क्लोराइड का परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अन्य अवयव है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा टार्टरिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका एक विलियम है, सिरका सॉरी इसका नहीं, 83 वाले का हो जाएगा एसिटिक अम्ल। यहाँ 82 फिर से देख लीजिए। बेकिंग पाउडर बनाने का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा अन्य क्या होगा? तो बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख अवयव होते हैं, एक बेकिंग सोडा, दूसरा टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका एक विलियन है, एल्कोहल में 50 से 60% एसिटिक अम्ल, दूसरा है एल्कोहल में 5 से 8 एसिटिक अम्ल, तीसरा जल में 5 से 8 एसिटिक अम्ल, चौथा जल में 50 से 60 एसिटिक अम्ल। तो सिरका एक विलियन क्या है, सिरका 5 से लेके 8% एसिटिक अम्ल का जल में विलियन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु का आकार क्या होता है? पहला है बढ़ता, दूसरा घटता, तीसरा पहले घटता है फिर बढ़ता, चौथा विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो आवर्त सारणी होता है, बाएं से दाएं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती, साथ ही केंद्रक में धनात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे परमाणु का आकार घटता जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? पहला विसरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा प्रसरण, चौथा वाष्पन। तो किस घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। राइट आंसर वाष्पीकरण, वाष्पन। राइट आंसर डी हो जाएगा। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं? पहला है सोडियम, दूसरा है फेरस, तीसरा है क्रोमियम, चौथा है Hg पारा। तो यहाँ पे जो है मरकरी यानी कि पारा एकमात्र धातु जब कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? पहला निकिल तथा क्रोमियम, दूसरा सीयू तथा सिया, तीसरा है निकिल तथा सीयू, चौथा सीयू तथा एयू। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल और क्रोमियम के साथ बनाया जाता है। निकिल और क्रोमियम, राइट आंसर ए हो जाएगा। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है कितना? पहला है 7 से कम, दूसरा 7 से अधिक, तीसरा 7 के बराबर, चौथा 0 के बराबर। तो पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की जो पीएच होती है वो कितना होती है? 7.4 होती है, यानी कि 7 से अधिक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं सॉरी, 7 से अधिक तो क्षार का होगा। यहाँ पे जठर रस जठर अम्लीय होता, तो यहाँ पे 7 से कम हो जाएगा। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, पहला अम्लीय, दूसरा उदासीन, तीसरा क्षारीय, चौथा संक्षारक। तो कैसी होती है प्रकृति, कैसी होती है? तो हो जाती है उदासीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामान्यतः टूथपेस्ट की प्रकृति होती है वो कमजोर क्षारीय होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है। पहला संकलन अपक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन का प्रक्रिया, तीसरा है विस्थापन अपक्रिया, चौथा ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है संकलन की अपक्रिया हो जाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? पहला है जल वायु पवन, दूसरा है वायु शर्करा तेल, तीसरा ऑक्सीजन जल शर्करा, चौथा है नमक रस वायु। तो कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। निम्नलिखित में से सही व्यवस्था का निरूपित क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला जल वायु पवन, दूसरा वायु शर्करा तेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन और जल शर्करा, ऑक्सीजन जल शर्करा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? पहला है पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, दूसरा है वैसलीन में आयोडीन, तीसरा जल में आयोडीन, चौथा एल्कोहल में आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल में आयोडीन के घोर से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल में आयोडीन। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समांगी प्रकृति की हैं? पहला बर्फ, लकड़ी, मृदा, वायु। तो इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो समांगी प्रकृति की हैं? तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें विलायक में विलेय समान रूप से घुले होते हैं। विकल्प यहाँ पे जो है वायु और बर्फ एक समांगी मिश्रण है। तो पहला क्या है? एक बर्फ और वायु। तो यानी कि 1 और 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से है? पहला लौह धातु का पिघलना, दूसरा है लौह में जंग लगना, तीसरा एक लौह छड़ को मोड़ना, चौथा लौह धातु का एक तार खींचना। और यहाँ पे क्या है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह धातु का पिघलना, लौह छड़ को मोड़ना और लौह धातु का एक तार खींचना। सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो लौह धातु का पिघलना, एक लौह छड़ को मोड़ना, यहाँ पे 1 3 4 सही है। राइट आंसर 1 3 4 सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? पहला है विसरण, वाष्पन गैसों का संपीड़न, वाष्पन गैसों का संपीड़न विलेयता, वाष्पन विसरण गैसों का प्रसारण तथा वाष्पन विलेयता विसरण गैसों का संपीड़न। तो यहाँ पे क्या है? ताप बढ़ने पर वाष्पन विलेयता और विसरण गैसों का क्या होता है? संपीड़न भी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला क्या नाम है? पहला एन बोर, दूसरा है ई गोल्डस्टीन, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा जे थॉमसन। तो परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम यहाँ पे क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ का परमाणु का जो सर्वप्रथम मॉडल होता है किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने और क्या किए थे? तो दिया था जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोले की तरह जिसे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन संपूर्ण गोले में समान रूप से फैले होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जे थॉमसन। राइट आंसर डी हो जाएगा। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन। तो मेरठ गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम और नाइट्रोजन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? पहला, हाथ को लवणीय जल से धोए, दूसरा है हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोए, तीसरा है एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं, तीसरा हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाथ ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाथ पर गिरे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को उदासीन करने हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, इज करेक्ट हो जाएगा। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया आता है? पहला धावन सोडा, दूसरा व्यंजक तूड़, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा बुझा हुआ चूर्ण। तो सामान्यतः लवण रसोई में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त किसके निर्माण में? तो इसी सब के निर्माण में काम आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है सोडियम यानी कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, जो नमक का फार्मूला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा ए वाला। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाती, दूसरा है परमाणु मूल इकाइयों जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, तीसरा परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं, चौथा परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर तो ये यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, इस करेक्ट होता है। तो ये थे हमारे 50 साइंस के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।